तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुरूपीय भाषा परिवार। यह टॉपिक यूजी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर व TGT पीटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कक्षा में अंत तक बने रहेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। तो चलो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुरूपीय भाषा परिवार। पहले हम इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, बहुरूपीय भाषा और परिवार। बहुरूपीय, बहुरूपीय किसे बोलेंगे? भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना है बहुरूपीय। अर्थात भारत और यूरोप, इन क्षेत्रों में जो जो भाषाएं बोली जाती है वो सभी भाषाएं किसके अंदर आएंगे? बहुरूपीय भाषा परिवार के अंदर आएंगे। परिवार, परिवार जैसे एक व्यक्ति के बच्चों से पीढ़ी दर पीढ़ी में जन्मे लोग एक परिवार के माने जाते हैं, उसी प्रकार भाषा शास्त्रियों ने एक भाषा से निकली और विकसित हुई भाषाओं को एक परिवार की माना है। आप समझ गए? मतलब एक व्यक्ति से जन्मे बच्चों को हम एक ही परिवार से मानते हैं, एक ही परिवार मानते हैं। तो उसी तरह इन दोनों भाषाओं के अंदर जो जो भाषाएं आएंगी वो सब इसी परिवार के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं हम किस आधार पर ये पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे पास एक पुस्तक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो इनके इनके इसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बुक आपको कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हेडलाइट की जाए। अगर जो चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट अगर हेडलाइट हुई होगी तो उसको मैं स्वयं आपको बता दूंगा, आप ध्यान रखिए चीज़ों को। ठीक है, देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। बहुरूपीय भाषा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, दुनिया की यहाँ पे बात हो रही। तो अब हम यहाँ पे यह समझेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक भाषा तो बोली जाती नहीं है, दुनिया में कम से कम 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और उन 3000 से अधिक भाषाओं को एक ही भाषा परिवार तो रखा नहीं जा सकता है। उन्हें अलग अलग आधारों के माध्यम से इनको क्या है, भाषा परिवार के अलग अलग भाषा परिवारों के रूप में बांटा गया है। ठीक है, विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। उन भाषाओं को कम से कम 12 से 13 भाषा परिवारों में डिवाइड किया गया है। उन 12 से 13 भाषा परिवारों में से एक हमारा बहुरूपीय भाषा परिवार है, जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह परिवार, भाषा परिवार सबसे इम्पोर्टेंट भी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसकी भाषाएं मुख्य रूप से भारत और यूरोप के बड़े हिस्से में बोली जाती है। इसको यह नाम क्यों दिया गया? इसको यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो भाषाएं है वो मुख्य रूप से भारत और यूरोप के बड़े हिस्से में बोली जाती है, इसलिए इसको बहुरूपीय कहा जाता है। इससे पहले इसे क्या कहा जाता है? इससे पहले इसे भारत यूरोपीय, इंडो यूरोपियन कहा जाता था, जिसे छोटा करके बहुरूपीय कर दिया गया। देखो, होता है ना कि कोई कोई बड़ा नाम रहता है तो अक्सर हम भाषा के माध्यम से क्या होता है, उस भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है समय के साथ। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें जटिल लगते हैं उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही हुआ यहाँ पे, भारत और यूरोपीय बोलने थोड़ा लंबा हो रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, उसका शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लिया। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लिया हमने, क्या, बहुरूपीय। तो बहुरूपीय कर दिया गया है। इसे और क्या क्या नाम कहा जाता था? इसे इंडो जर्मनिक या इंडो कैल्टिक जैसे नामों से भी जाना जाता है। आपसे कहीं पे पूछा जा सकता है इंडो जर्मनिक किस भाषा परिवार को कहा जाता है, तो आपको याद रखना बहुरूपीय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार आर्य भी कहा जाता है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार कह सकते हैं। ठीक है, या इंडो कैल्टिक जैसे नामों से भी इसे जाना गया है। यह परिवार इतना बड़ा है कि यह पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश के साथ साथ यूरोप के लगभग सभी देशों जैसे रूस, जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन आदि में फैला हुआ है। ये भाषा परिवार कितना बड़ा है, आप इन देशों के नाम पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हो सकता है। भारत में हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, साथ साथ यूरोप के लगभग सभी देशों जैसे रूस, जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन आदि में ये फैला हुआ है। तो इसीलिए इसको सबसे बड़ा भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है, यह आज अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए के बहुत बड़े हिस्से में बोला जाता है। ये जो भाषा है, ये भाषा परिवार है, जो अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े हिस्से में बोला जाता है। ठीक है, हिंदी इसी बहुरूपीय भाषा परिवार की एक आधुनिक भाषा है। यह इस परिवार के सतम वर्ग के अंतर्गत आने वाले भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। देखो, यहाँ पे एक सवाल आपसे बन सकता है कि जो हमारी हिंदी है
वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार। उसके बाद आएगा क्वेश्चन कि भारोपीय भाषा परिवार के किस वर्ग या किस शाखा के अंतर्गत हिंदी आती है। तो आपको याद रखना सतम वर्ग के अंदर हमारी क्या आती है, हिंदी आती है। इन भाषाओं की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। इन भाषाओं की कहाँ से शुरुआत हुई, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। ठीक है, आज जो सबसे मान्य मत है, सबसे प्रचलित मत है, वो मत है ब्रांडेस्टाइन का मत है। ब्रांडेस्टाइन का मत है, उनके अनुसार भाषाओं को बोलने वाले लोग सबसे पहले यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदानी इलाके में रहते थे। जो ब्रांडेस्टाइन थे, उनका मानना था, उन्होंने कहा कि जो इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, ये सबसे पहले यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के जो मैदान है वहाँ रहते थे। ठीक है, समय के साथ वो लोग वहाँ से अलग अलग दिशाओं में फैले। अब होता है कहीं पर रह रहे हैं लोग, तो समय के साथ धीरे धीरे क्या लोग विस्थापित होते हैं, अलग अलग नई नई दिशाओं जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग उठ के धीरे धीरे नई नई दिशाओं में, नई नई देशों में जाने लग गए। ठीक है, जिससे समय के साथ साथ नई भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच बनी। ठीक है, ये लोग अलग अलग हिस्सों में जाए, अलग अलग देशों में बसने बैठ गए। तो उससे क्या हुआ कि नई नई भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, फ्रेंच आदि भाषाएं बनी। भारोपीय परिवार उन सभी भाषाओं का समूह है जो एक ही पुरानी मूल भाषा से निकली है, जो अभी मध्य एशिया के किर्गिज इलाके में बोली जाती थी। आज हिंदी इसी विशाल और प्राचीन परिवार की प्रमुख भाषा है। जो हमने ऊपर समझा, उसी को यहाँ पे 2 लाइन में समझने का एक प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए भारोपीय भाषा परिवार का जन्म कहाँ से माना जाता है। तो आप कह सकते हैं भारोपीय भाषा परिवार जो हमारा शुरू होता है, वो होता है हमारे जो किर्गिज के मैदान है, यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में जो किर्गिज मैदान है, वहाँ से इनका शुरुआत हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे अलग अलग देशों में फैले, या लोग बसना शुरू किया, अन्य नई नई भाषाओं का जन्म हुआ। अब देखेंगे व्याकरण। इसका व्याकरण किस तरह का था, इसमें व्याकरण क्या क्या चीज़ें थी जो वर्तमान समय में नहीं है, और क्या क्या चीज़ें उसमें थी। ठीक है, व्याकरण भारोपीय भाषा की संरचना अत्यंत जटिल थी, जिसमें रूपात्मक विविधता का बाहुल्य था। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है, रूपात्मक बाहुल्य। किसी भाषा में एक ही शब्द जब अलग अलग स्थितियों में आता है तो वह अपना रूप बदल लेता है। जैसे हिंदी में लड़का शब्द का रूप वाक्य के अनुसार लड़के, लड़कों, लड़की या लड़कियां में बदल जाता है। इसी प्रकार इसी बदलने की प्रक्रिया को रूपात्मक विविधता कहते हैं। एक शब्द है लड़का, ठीक है, तो कहीं पर लिंग के आधार पर, कहीं पे वो वचन या अलग अलग संज्ञाओं के आधार पर उसमें क्या हो, रूप में परिवर्तन होता रहता है। लड़का है, जहाँ पे एक से अधिक लड़के की बात करने वाले लड़के हो जाएगा। बहुत से लड़कों को बुलाना है तो लड़कों हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग बोलना है तो लड़की हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियों को एक साथ बोलना है तो लड़कियाँ हो जाएगी। लेकिन मूल शब्द कहीं ना कहीं एक शब्द हमारे पास लड़का था, उसी का अलग अलग परिस्थितियों में क्या हो, उसका परिवर्तन होता रहा, उसका परिवर्तन होता रहा। तो इसी को बोलेंगे रूपात्मक विविधता। मतलब रूप में समय के साथ, ये परिस्थिति के हिसाब से विविधता आना, बदलाव आना, ये हमारा हो जाता है रूपात्मक विविधता। ठीक है, इससे आगे देखेंगे इस भाषा के व्याकरणिक वैशिष्ट्य को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले संज्ञा एवं लिंग व्यवस्था। ठीक है, संज्ञा एवं लिंग व्यवस्था। संज्ञा के 8 रूप प्रचलित थे, जिनका निर्माण प्रत्ययों और अपश्रुति के माध्यम से होता था। तत्कालीन भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग विद्यमान थे। उस समय का जो हमारा व्याकरण था, उसमें 3 लिंग थे। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग विद्यमान थे, किंतु प्रत्यय पूर्णतः लिंग विशिष्ट नहीं थे। जो प्रत्यय होते थे वो पूर्णतः लिंग विशिष्ट नहीं थे। अतः एक ही प्रत्यांत शब्द विभिन्न लिंगों में प्रयुक्त हो सकते थे। ठीक है, वे शब्द जिनके अंत में प्रत्यय लगा हो। प्रत्ययांत मतलब प्रत्यय और अंत, प्रत्यय प्लस अंत से मिले प्रत्यांत, वे शब्द जिनके अंत में प्रत्यय लगा हो। ठीक है साहब, वचन देखते हैं आगे। वचन के लिए इसमें क्या बोला गया है। वचन भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन थे इसमें? 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन 3 वचनों का विधान था। प्रारंभ में द्विवचन का प्रयोग केवल युग्मवाची शब्दों तक सीमित था। प्रारंभ में, शुरुआती दौर में जो हमारा द्विवचन होता है, उसका जो प्रचलन था वो सिर्फ युग्म मतलब जोड़े। ठीक है, जोड़ों में होने वाले शब्दों के लिए, जोड़ों में जब हम किसी का बखान कर रहे थे तो उनके लिए ही प्रचलित था। ठीक है,
जिसका कालांतर में विस्तार हुआ। इसका क्या हुआ? कालांतर में, बाद के समय क्या हुआ? विस्तार हुआ। अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते संख्या पद्धति। ठीक है, पीडीएफ में अभी थोड़ा कुछ दिक्कतें हैं, इसको अगर मैं आपको सही करके दे दूंगा, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संख्या पद्धति देखेंगे। मानव की 10 उंगलियां, अब देखो मानव के हाथों की 10 उंगलियां होती है। ठीक है, तो मानव की 10 उंगलियों की गणना के आधार पर दशमलव प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम का विस्तार हुआ। ठीक है, मानव की 10 उंगलियों के आधार पर डेसिमल प्रणाली का क्या हुआ? विस्तार हुआ या विकास हुआ। ठीक है, किस प्रकार हुआ? 10, 100 और 1000। इस समय गणना किस प्रकार की थी? माध्यम क्या था हमारे पास? ये 10 उंगलियों को माध्यम बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं के आधार पे हम प्रणाली पे हम क्या क्या गणना करते थे। 10 हो गया, 100 हो गया और 1000 तक की गणनाएं क्या थी उसमें विकसित हुई। ठीक है, क्रिया एवं काल। प्रारंभिक अवस्था में 3 वचन, 3 पुरुष और 2 पद थे। अगर बोला जाए प्रारंभिक समय में या भारतीय भाषा परिवार में कितने पद थे, तो 2 पद थे, आत्मने और प्रश्मे। आत्मने एवं प्रश्मे, आत्मने और प्रश्मने। प्रश्मे इसको हम समझेंगे, आत्मने किसे कहते हैं, प्रश्मे किसे कहते हैं। ठीक है, आत्मने का मतलब अपने लिए। जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता को मिलता है तब आत्मने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब क्रिया मतलब किसी कार्य का होना, उस क्रिया का फल जब स्वयं के लिए मिल रहा है, अपने लिए मिल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा आत्मने। ठीक है, परस्मय पद क्या होगा? दूसरे के लिए। जब क्रिया का फल अतिरिक्त अन्य को मिलता है, मतलब क्रिया का फल जब किसी और के लिए मिलता है तब हो जाएगा परस्मय। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किंतु काल और क्रियार्थ का बोध उस समय विकसित नहीं हुआ। कालांतर में 5 क्रियार्थों और 4 कालों का विकास हुआ। देखो होता क्या है कि किंतु क्रियार्थों का बोध उस समय विकसित नहीं हुआ। कालांतर में 5 क्रियार्थों और 4 कालों का विकास हुआ। ठीक है, 4 काल कौन कौन से थे हमारे? वर्तमान काल हो गया। ठीक है, वर्तमान काल हो गया आपका, अद्यतन भूत हो गया, अनिर्दिष्ट भूत हो गया और परोक्ष भूत हो गया। इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब चीज़। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। देखो आगे बढ़ेंगे हम। रोचक तथ्य यह है कि उस काल में भविष्य काल की स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। रोचक तथ्य यह है कि इस काल में किसी बात में भारतीय भाषा परिवार की बात है, इस काल में भविष्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। इसके लिए संभावनार्थ का प्रयोग किया जाए। संभावनार्थ मतलब समझते हो, संभावनाएं मतलब हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, कल्पना कर रहे हैं। संभावनार्थ का प्रयोग किया जाता था। उपसर्ग एवं अव्यय का विकास। उपसर्ग एवं अव्यय का विकास हम यहाँ से देखेंगे। क्रिया की विशेषताओं को स्पष्ट करने हेतु स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जो कालांतर में उपसर्ग के रूप में विकसित हुए। इसी प्रकार जो शब्द आज अव्यय, अव्यय मतलब यहाँ पे क्या, अपरिवर्तनशील कहलाते हैं, वो मूल रूप से परिवर्तनशील है। जो शब्द आज वर्तमान समय में अपरिवर्तनशील मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकते हैं माने जाते हैं, वो उस समय में क्या थे? परिवर्तनशील थे, जो बाद में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, शब्द भंडार। भारतीय भाषा केवल स्वनिर्मित शब्दों तक सीमित नहीं रहे। भारतीय भाषा परिवार का इतना विकास क्यों हुआ, इसकी इतनी कामयाबी क्यों है, इसके पीछे एक रीजन आप दे सकते हो कहीं ना कहीं कि इसने क्या किया। सिर्फ जो हमारे खुद के द्वारा निर्मित शब्द हैं उन पर ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अन्य अन्य भाषाओं से, अन्य अन्य जगहों से नए नए शब्द भी अपने अंदर ग्रहण किए हैं, इसलिए इसका इतना विस्तार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब लिखा है। ठीक है, जैसे सुमेरी भाषा से गुद लिया, जिससे आगे चलकर काऊ बना, संस्कृत में जिससे गाँव बोलते हैं, और हिंदी में जिससे गाय बना। ठीक है, इसने क्या किया, अन्य अन्य भाषाओं से नए नए शब्द लिए। इसीलिए तो क्या हुआ, भाषा की एक, अगर भाषा में एक चीज़ अगर होनी चाहिए, अगर भाषा कोई अपने आप में इतनी विस्तृत है, इतनी अगर कामयाब है, कोई भी चीज़, भाषा हो या इंसान क्यों ना, तो उसके अंदर अन्य चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, किसी अगले सामने वाले पर्सन के हम गुण अवगुण देखकर उसकी अच्छाई को हम ग्रहण करें, हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। ठीक है, हम दूसरी गलतियों सीखते हैं कि इसने ये गलती की, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या, हम अपने अंदर चीज़ों को क्या करें, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, यही भाषा के लिए भी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषा परिवार। देखो, भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं को उनकी ध्वनि विकास के आधार पर 2 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि भारतीय भाषा परिवार को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग है? शतम और केतुम। क्या क्या है? शतम और केतुम। ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या था?
वर्गीकरण का आधार क्या था, इसको देंगे। 1870 ईस्वी में विद्वान अस्कोली ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि मूल भारतीय भाषा के कंठ तालव्य क वर्ण का विकास भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग दिशाओं में हुआ। अस्कोली जो महाराज थे, उन्होंने 1870 में क्या नोटिस किया, इन्होंने कहा कि जो हमारा कंठ तालव्य वर्ण क है, इसका विकास भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिशाओं में हुआ, अलग अलग दिशाओं में हुआ है। ठीक है, जिन भाषाओं में इस क ध्वनि जिन भाषाओं में इस क ध्वनि का विकास, इस क ध्वनि का विकास तालव्य स्व और दंत स्व के रूप में परिवर्तित हो गया। क का प्रयोग किस स्वर हो रहा था, क का प्रयोग हो रहा था तालव्य स्व और दंत स्व के रूप में हो रहा था। वो सभी भाषाएं इन्होंने सतम वर्ग में रखी। ठीक है, उन सभी भाषाओं को इन्होंने सतम वर्ग में रखा। लेकिन जिन भाषाओं में उस क के लिए क ही वर्णित हो रहा था, तो उन्हें उन भाषाओं को उन्होंने केतुम वर्ग में रखा। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, सिर्फ ये जो हमारा क लिया है, इस क के लिए अगर तालव्य स्व और दंत स्व का प्रयोग हो रहा है जिन भाषाओं में, तो वो हमारे सतम वर्ग में आएंगी, और क के लिए अगर क का ही प्रयोग हो रहा है तो हमारा केतुम वर्ग में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नामकरण, एक मिनट। नामकरण, यो विभाजन 100 संख्या के लिए प्रयुक्त शब्दों पर आधारित है। यो जो विभाजन है, 100 मतलब 100, या 100 का मतलब क्या, 100, उसी 100 की बात हम कर रहे हैं। जो आप जिसमें आप गांधी की फ़ोटो देखते हैं, वो 100 रुपये का नोट होता है, एक पीछे 2 जीरो, उसी 100 में बात कर रहे हैं। 100 संख्या को प्रयुक्त शब्दों के, देखो यो विभाजन 100 संख्या के लिए प्रयुक्त शब्दों के आधार पर किया गया। ठीक है, लैटिन भाषा में 100 के लिए केतुम शब्द का प्रयोग है, जबकि अवेस्ता के लिए सतम। अवेस्ता में, अच्छा, 100 जो होता है उसको लैटिन भाषा में क्या बोला, केतुम बोला जाता है। ठीक है, केतुम शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है, लेकिन अवेस्ता में इसी के लिए सतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवेस्ता में इसी के लिए सतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। केतुम, केतुम एवं सतम वर्ग की शाखाएं। देखो पीडीएफ थोड़ा इसमें चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, लेकिन इसको जब मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें मैं सही कर लूँगा। अभी मैं जो पढ़ के आपको बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, अभी हमें देखिए कि यहाँ पे क्या क्या गलत है, वो मैं सही करके आपको टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा उसी को। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। ठीक है, देखो सतम वर्ग, ठीक है, केतुम वर्ग और सतम वर्ग की प्रमुख शाखाएँ। केतुम वर्ग, सबसे पहले हम पढ़ें केतुम वर्ग को। ठीक है, केतुम वर्ग की मुख्य शाखाएँ यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों से, अब किन क्षेत्रों से जुड़ी है, सबसे पहले उसमें था कैल्टिक। यह शाखा मध्य यूरोप से आरंभ होकर अब मुख्य रूप से आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तक सीमित है। ठीक है, कैल्टिक कहाँ तक है, यह शाखा मध्य यूरोप से प्रारंभ होकर अब मुख्य रूप से आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तक सीमित है। यह किस शाखा की बात कर रहे हैं हम, केतुम वर्ग के अंतर्गत आने वाले कैल्टिक की। ठीक है, उसके बाद है जर्मनिक। जर्मनिक पढ़ेंगे आगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो अपने विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब पूछा जाएगा आपके पास, केतुम वर्ग के अंतर्गत वो कौन सी शाखा है जो अपने ध्वनि परिवर्तन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जर्मनी। ठीक है, इसमें अंग्रेजी, जर्मन, डच, स्कैंडिनेवियाई भाषाएं सम्मिलित है। ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा आता है लैटिन या रोमांस। यह लैटिन के बोलचाल के रूपों से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत इतावली, रोमानियन, फ्रांसीसी, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाएं आती है। ठीक है, लैटिन और रोमांस की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। ये किसको पढ़ रहे हैं अभी हम केतुम वर्ग को पढ़ रहे हैं। उसके बाद आए ग्रीक, हेलेनिक। इसका साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसको आप याद रखें, किस तरह से याद रखेंगे, इसका साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। ग्रीक भाषा की संरचना संस्कृत के बहुत निकट मानी जाती है। अगर आपसे सवाल बनता है कि केतुम वर्ग के केतुम वर्ग के अंदर वो कौन सी शाखा है जिसको हम जिसकी भाषा संस्कृत के बहुत निकट थी, तो आपको याद रखना है ग्रीक या हेलेनिक। ठीक है, आगे अगली शाखा हमारी आती है तोखारी। मध्य एशिया के तुर्फान प्रदेश में बोले जाने वाले यह शाखा अब लुप्त हो चुकी है। ठीक है, मध्य एशिया के तुर्फान प्रदेश में बोली जाने वाली यह शाखा अब लुप्त हो चुकी है, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से यह संस्कृत के काफ़ी निकट थी। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यह संस्कृत के काफ़ी निकट थी। अब मुझे आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल है, अगर आप कक्षा को पूरा देखते हैं तो आपके लिए एक सवाल है,
तोखारी का जो हमारे जो शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है हमारे, तोखारी के अंतर्गत बोले जाने वाले किस भाषा का वर्णन महाभारत में किया गया है, का जिक्र मालूम महाभारत में किया गया है। ठीक है, आपके काफी एक सवाल है ये कि तोखारी के अंतर्गत आने वाली वो कौन सी भाषा है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। ठीक है, ये आपके लिए एक सवाल है। ठीक है, अब आपका शतम वर्ग, यहाँ से हम पढ़ेंगे शतम वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं प्रमुख है। सबसे पहली शाखा है इलीरियन। ठीक है, इलीरियन, इसकी मुख्य प्रतिनिधि भाषा अल्बेनियन है। इसकी जो मुख्य प्रतिनिधि भाषा है वो अल्बेनियम है। ठीक है, उसके बाद अगली शाखा है हमारी बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाले लिथुआनियन और लैटिस भाषा इस वर्ग में आती है, जो अपनी प्राचीनता के कारण मूल भाषा के निकट मानी जाती है। ठीक है, बाल्टिक के लिए क्या गया, बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली लिथुआनियन और लैटिस भाषाएं इस वर्ग में आती है, जो अपने प्राचीनता के कारण मूल भाषा के निकट मानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद आएगा स्लाव। इसके अंतर्गत रूसी, पोलिश, बुल्गारियन और सर्बो क्रोशियन जैसी भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, उसका अगला आएगा आर्मीनियन। यह यूरोप और एशिया की सीमावर्ती भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपके पास सवाल बनता है कि शतम वर्ग के अंतर्गत वह कौन सी शाखा है जो यूरोप और एशिया की सीमावर्ती भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको याद रखना है आर्मीनियन। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, जो हम आगे इसके बाद इसको विस्तार से पढ़ेंगे, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, ये आपको बहुत याद रखना है। आपको अभी इसके बाद थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद इसके बाद हमारी कक्षा, अगली जो कक्षा होगी इसी के आधार पर चलेगी। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है भारत ईरानी, ये आर्य शाखा, यह भारोपीय परिवार की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। भारोपीय परिवार की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है और हमारी बहुत महत्वपूर्ण शाखा होने वाली, क्योंकि हम आगे इसी को पढ़ेंगे। शाखा है क्योंकि विश्व का प्राचीनतम प्रमाणिक साहित्य ऋग्वेद इसी शाखा की धरोहर है। क्या बोला जा रहा है? क्योंकि विश्व का प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य ऋग्वेद इसी शाखा की धरोहर है। ठीक है, भारत ईरानी शाखा, यह शाखा भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए अत्यंत आधारभूत रही है। भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए यह अत्यंत आधारभूत रही, मतलब आधारशिला यही रही है। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद साहित्य की प्राचीनता की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका क्या समय माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से पूर्व माना जाता है, जो इसे विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। ठीक है, इसके आगे नामकरण की सार्थकता को बोला गया है। भारत और ईरानी दोनों ही स्वयं को आर्य बोलते थे, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो भारत और ईरानी जो दोनों थे अपने आप को आर्य बोलते थे, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम आगे यहीं से शुरू करेंगे पढ़ना, भारत ईरानी या भारोपीय भाषा परिवार हमारा हो गया है। आगे देखते हैं आगे इसका क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम इसके बाद अगली कक्षा में भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ से हमारा आगे है भारत ईरानी हो गए या आर्य हो गया। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा को हम इससे आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कक्षा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप कक्षा को 1 से 2 बार रिवाइज करके देख सकते हो। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ये वीडियो के अंत में ऐड ऑन कर लूँगा। ठीक है, बाकी कक्षा में बने रहे। बाकी बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।